जब दो दोस्त बात कर रहे होते हैं बिजनेस की तो वो एक ही बात करते हैं, यार बहुत पैसा कमाएंगे। मतलब प्राइमरी टारगेट हमेशा बिजनेस का होता है, वो होता है प्रॉफिट कमाना। इकोनॉमिक्स भी इसी बात पे फोकस करता है कि मैक्सिमाइजेशन ऑफ फर्म्स प्रॉफिट हो तो मजा ही आ जाएगा। लेकिन अगला क्वेश्चन है, क्या प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव है? क्या इसके अलावा बिजनेस के कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है? तो लास्ट वीडियो में आपने देखा था सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए हमको 3 P's का ध्यान रखना चाहिए, साथ ही साथ कुछ और कंसिडरेशन, कुछ और ऑब्जेक्टिव बिजनेस के होते हैं। सबसे पहली सोच जो दिमाग में आनी चाहिए, जब भी आप बिजनेस खोलोगे ना, ध्यान रखना वो इंटरडिपेंडेंट है। आप अकेले लॉनली सोलली अकेले बिजनेस नहीं करते, आप सोसाइटी के बीच में रह के उनसे कुछ लेते भी हो, उनको कुछ देते भी हो। ये पहला फैक्टर, पहला कंसीडरेशन कि बिजनेस खोलते समय ये आपका पहला फैक्टर आपको ध्यान होना चाहिए। दूसरा, मल्टीपल स्टेक होल्डर है मालिक बिजनेस के, सिर्फ आप अकेले नहीं हो, आपके साथ गवर्नमेंट भी है, क्रेडिटर्स भी हैं, सप्लायर्स भी हैं, बैंकर्स भी हैं, फाइनेंसर्स भी हैं, शेयर होल्डर्स भी हैं, जनता भी है, सभी लोग आपसे जुड़े हुए हैं। तो देयर आर मल्टीपल स्टेक होल्डर। और साथ ही साथ आपका कॉम्पिटिटर जो आपसे कॉम्पीट कर रहा है वो भी एक स्टेक होल्डर है, तो ये भी एक फैक्टर है, आपको ध्यान रखना है। थर्ड, अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना कमाना है सर, जरूरी तो है पर कितना? जैसे कि एक लाइन बोली जाती है, खाने के लिए जिंदा हो कि जिंदा रहने के लिए खा रहे हो। बड़ी अजीब सी लाइन है, आप भी चेक कीजिएगा आप इन दोनों में से कौन से वर्ड पे फोकस करते हो। वापस रिपीट कर रहा हूं, खाने के लिए जिंदा हो कि जिंदा रहने के लिए खाते हो। प्रॉफिट की भी वही स्थिति है, सिर्फ प्रॉफिट कमाना टारगेट है कि बिजनेस को सस्टेन करने के लिए प्रॉफिट कमाना टारगेट है। दोनों बातों में बड़ा अंतर है। तो भैया अमाउंट ऑफ प्रॉफिट का आप ध्यान रखिए, क्या और कितना ये आपको डिसाइड करना है। फोर्थ, प्राइमेसी ऑफ कस्टमर। जब भी कोई बिजनेस खुलता है ना, दिमाग में एक ही चीज होनी चाहिए, प्रॉफिट नहीं वो तो ठीक है, वो हटाओ साइड में, अब थोड़ा सा कस्टमर की तरफ जाओ भैया। तो प्रॉफिट आएगा वो आएगा कहां से सर? कस्टमर से। क्या दोगे सर? गुड्स और सर्विस। कैसी दोगे सर? बेस्ट देंगे ना, परफेक्ट देंगे ना, ऐसी सर्विस कि कस्टमर 4 लोगों को और बोले कि यार वो दुकानदार, वो शॉपकीपर, वो प्रोडक्ट, ये कंपनी जबरदस्त है दादा। इसके लिए प्रॉफिट से थोड़ा सा दिमाग हटाओ और पहले सर्विस पे ध्यान दो कि आप कस्टमर को किस तरह की सर्विस कस्टमर को प्रोवाइड कर रहे हो। और लाइन याद रखना, कस्टमर इज द किंग। ये बात अगर आपके दिमाग में रही तो डेफिनेटली आपके प्रोडक्ट, आपकी सर्विसेज, आपकी कंपनी, हर चीज कस्टमर को सुपीरियर के तौर पर रखकर हर काम करेगी। फिफ्थ कंसिडरेशन सर, परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस अगर अच्छा नहीं है, प्रोडक्ट अच्छा है पर आपका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, आपकी सर्विस अच्छी नहीं है, कस्टमर एक बार आएगा यार, दूसरी बार नहीं आएगा। प्रॉफिट कमाने के लिए पहले परफॉर्मेंस सुधारो, कस्टमर का ध्यान रखो, साथ ही साथ अपना परफॉर्मेंस सुधारो। आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, कस्टमर ने परचेज कर दिया, लेकिन आफ्टर सेल सर्विस बहुत ही घटिया है। एसी खरीद के ले गया कस्टमर आपके यहां से, 2 दिन बाद कुछ प्रॉब्लम हो गई, आपने 10 दिन बाद अपने यहां से किसी इंजीनियर को भेजा, बॉस इतने में तो कस्टमर का दिमाग ही आउट हो जाएगा, वो 10 जगह आपकी बुराई कर देगा। तो परफॉर्मेंस ध्यान रखना, प्रॉफिट से पहले की रिक्वायरमेंट है। तो 2 सुपीरियर पावर्स, परफॉर्मेंस का ध्यान रखो, कस्टमर का ध्यान रखो, प्रॉफिट कमाना है पर थोड़ा कितना ये तय करो। फिर मल्टीपल स्टेक होल्डर हैं, इस बात को ध्यान में रखकर बिजनेस खोलो। और इंटरडिपेंडेंसी, आप अकेले लॉनलीनेस में इंडिविजुअली कभी भी बिजनेस नहीं करते। तो ये तो थे फैक्टर्स जो आपको बिजनेस में ध्यान रखने। सर ऑब्जेक्टिव और क्या होंगे इन फैक्टर्स के साथ? पहला ऑब्जेक्टिव इकोनॉमिक, दूसरा ऑब्जेक्टिव ऑर्गेनिक, तीसरा ऑब्जेक्टिव सोशल और चौथा ऑब्जेक्टिव लीगल, एथिकल और एनवायरमेंटल। सर इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में वापस आएगा सेल्स, प्रॉफिट्स, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, इफिशिएंसी, जितना आपका कैपिटल रेस करे, इकोनॉमिक वैल्यू आपकी कितनी बड़ी, ये सब इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं। सेकंड ऑब्जेक्टिव ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव, सर बिजनेस में सर्वाइवल होनी चाहिए, बिजनेस में सर ग्रोथ होनी चाहिए, डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए, और बिजनेस में हेल्थ। हेल्थ किसकी सर? आपकी असेट्स की, आपके ह्यूमन रिसोर्सेज की, क्योंकि वो भी तो अपनी असेट ही हैं। अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं उन्हीं के कारण तो हमारे यहाँ परफेक्टली काम चलता है। दे आर ऑल्सो आवर असेट्स। उनकी हेल्थ का ध्यान रखो, आपके कैपिटल्स का ध्यान रखो, आपके रिजर्व्स का ध्यान रखना, ये भी हेल्थ की बात हो गई। तो 4 टारगेट हुए, सर्वाइवल, हेल्थ, ग्रोथ और डाइवर्सिफिकेशन ऑफ कैपेबिलिटीज। इतना आप करोगे तो आपके ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव अच्छी होंगे। थर्ड है सर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। यार ये तो इतना बड़ा एरिया है कि कंपनी, एक बिजनेसमैन कम्युनिटी को लेकर कुछ भी काम कर सकता है, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो वाटर हो, चाहे वो एनवायरनमेंट हो, या कुछ भी लेना चाहो ले सकते हो। वैसे तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में एनवायरनमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कवर होती है। अपने एम्प्लॉयज़ के लिए कुछ करना, स्पेसिफिकली उनको बेनिफिट पहुंचाने के लिए कुछ करना, वो भी यहाँ पे आएगा। एसएचजी ग्रुप्स बनाना, एनजीओ बनाना, चैरिटेबल वर्क करवाना, ये सब भी आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का पार्ट है, खासकर जब मुसीबत में हो कोई, जैसे कि नेचुरल कैलामिटीज़ के दौरान।
फोर्थ, लीगल, एथिकल और एनवायरमेंटल। इसमें मैंने आपकी ब्लैक एंड व्हाइट जिंदगी में 3 कलर किए हैं, ध्यान से देखिएगा, 3 अलग अलग कलर से। पहला, लीगल के लिए मैंने जो कलर किया उसमें इतना सा वर्ड है। लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक बिजनेस की होती है, लॉ का रेस्पेक्ट करना, लॉ को फॉलो करना और लॉ को कंप्लाई करना। दूसरा, एथिकल, सर अपने स्टैंडर्ड्स, अपनी वैल्यूज, अपनी ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन करना, ट्रूथफुल रहना, ऑनेस्टली बिजनेस करना। और थर्ड, एनवायरमेंटल। बहुत सारे वर्ड्स हैं इसमें तो यार, हम आजकल ग्रीन फ्यूल की बात कर रहे हैं, हम ग्रीन टेक्नोलॉजीज की बात कर रहे हैं, हम डिस्पोजेबल्स को प्रॉपरली वर्कआउट करने की बात कर रहे हैं, हम लेसर इमिशंस की बात कर रहे हैं कि धुआं प्रदूषण थोड़ा कम होता जाए, ऐसा कुछ करें। उसी का लेटेस्ट एग्जांपल है ई व्हीकल्स। तो भैया इसमें आपको एनवायरमेंटली भी आपको ध्यान रखना आपका ऑब्जेक्टिव माना जाना चाहिए। तो 4 तरह के ऑब्जेक्टिव लिए हमने, इकोनॉमिक, ऑर्गेनिक, सोशल और आखिरी है लीगल, एथिकल, एनवायरमेंटल। इन चारों को आप बेस बनाओगे। अब एग्जाम में क्या आएगा, इनमें से वो कोई सा भी वर्ड, 1 या 2 वर्ड देके आपसे पूछ सकते हैं कि बॉस बताओ ये कौन सा ऑब्जेक्टिव है। तो सर ये ऊपर 5 जो पढ़े थे ये क्या थे, दीज वेयर द कंसिडरेशंस वाइल फॉर्मिंग द ऑब्जेक्टिव। जब आप ऑब्जेक्टिव ट्रैक करते हो अपने, इनमें से कोई भी ऑब्जेक्टिव बनाओगे ना, तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। ऐसा ना हो सिर्फ इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव को आप ध्यान रखो, सोशल को भूल जाओ, लीगल को भूल जाओ, गड़बड़ हो जाएगी। स्टेक होल्डर्स में सबका ध्यान रखना जरूरी है, उसमें गवर्नमेंट भी एक पार्टी है। तो ऊपर के 5 पॉइंट कंसिडरेशंस थे, नीचे 4 आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं। और कुछ बिजनेस इसको बहुत बेहतरीन तरीके से फॉलो भी करते हैं, जैसे ये कुछ एग्जांपल्स हैं। ध्यान रखना इस पे एमसीक्यू क्या क्या आ सकता है, मैं आपको ध्यान से बता रहा हूं, इस पे बहुत कम लोगों का ध्यान जाता है, आप ध्यान दीजिए, है ना। तो ध्यान दीजिए, ध्यान से देखिए। चलिए, सबसे पहला एक एमसीक्यू, वो कौन सी कंपनी है जो वुमेन पर फोकस्ड करके एंटरप्राइज बना चुकी, वो है अस्बा। वो कौन सी होटल की चेन है जो ग्रीनेस्ट होटल चेन चला रही है, तो हम बोलेंगे आईटीसी। थर्ड, वो कौन सा बिजनेस है जो अपने डिसेबल्ड पर्सन को जॉब्स देता है, हम बोलेंगे लेमन ट्री। और वो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जो रूरल वुमेन के लिए शक्ति नाम का प्रोजेक्ट चला रहा है, हम बोलेंगे HLL, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, या HUL। HLL पुराना नाम था, नया नाम HUL है। भैया इस पे भी ऑब्जेक्टिव आ सकते हैं, ध्यान रखना, ये 4 ऑब्जेक्टिव इस पे भी बन सकते हैं। छोटी छोटी सी बातें हैं। नेक्स्ट सर, बिजनेस अकेले नहीं चलेगा, सिंगुलर ऑब्जेक्ट के साथ नहीं चलेगा। तो एक और ऑब्जेक्टिव ये हो सकता है कि बिजनेस के ऑब्जेक्टिव सिंगुलर हैं कि प्लूरल, तो हम बोलेंगे बिजनेस के मल्टीपल ऑब्जेक्टिव हैं, सिंगुलर ऑब्जेक्टिव नहीं है। तो ये था आपके बिजनेस के अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स और उनको कंसीडर करने के तरीके, मोड्स, फैक्टर्स, जिस पर ध्यान में रखकर ही आप अपने ऑब्जेक्टिव सेट कर पाओगे। बहुत सारे लोग इन 2 वर्ड्स में कंफ्यूज होते हैं, ये 5 फैक्टर्स अलग हैं और ये 4 ऑब्जेक्टिव अलग हैं, ध्यान रखना। पर इन फैक्टर्स को ध्यान में रख के एक बिजनेसमैन अगर अपने ऑब्जेक्टिव सेट करेगा तो कभी भी उससे कोई गलती नहीं होगी। नेक्स्ट सर, बिजनेस में जो भी करना है उसके लिए क्या हमको कोई फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन चाहिए, ये तो सर बिजनेस स्टडीज का पढ़ा हुआ पार्ट है। इसमें से कुछ बातें आप लॉ में, मर्केंटाइल लॉ या बिजनेस लॉ में भी पढ़ते हो। फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप कोई भी एक्टिविटी करना चाहते हो। तो आपने छोटा सा एक बिजनेस खोला, प्रोप्राइटरशिप बहुत था क्योंकि आपको कॉलोनी से बाहर अपना गुड्स बेचना ही नहीं था। आपने अपना एरिया, अपना मार्केट, अपनी स्केल सब कुछ डिसाइड कर ली, उसके आधार पर आपने अपना फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में से एक फॉर्म चूज किया, सिलेक्ट किया। तो सर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का मतलब सर ऑनरशिप का फैक्टर है मेन। तो किस तरह से, कितनी तरह से ऑनरशिप को आप डिवाइड कर सकते हो, जिस तरह से आप डिवाइड करोगे वो हो जाएगा आपका फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो बेसिकली फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन रिफ्लेक्ट करता है ऑनरशिप के पैटर्न को। ऑनरशिप का पैटर्न 3 तरह से हो सकता है। पहला, इट डिनोट्स, बिजनेस ऑनरशिप डिनोट्स सम बंडल ऑफ राइट्स, आपके कुछ अधिकार हैं उनको शो करता है। अधिकार कैसे हो सकते हैं सर, प्रोप्राइटरशिप में आप ही सारे अधिकार रखते हो। कंपनी में ऐसा नहीं होता, कंपनी में 2 हिस्से हो जाते हैं, प्रमोटर्स कोई और हो सकते हैं, शायद डायरेक्टर कोई और हो, मैनेजमेंट किसी और के हाथ में हो सकता है। तो भैया बिजनेस ऑनरशिप बंडल ऑफ राइट को शो करता है, ये आपका पहला लाइन है। एक प्रोप्राइटरशिप में अगर आप ऑनरशिप भी रखते हो तो आपको ही डे टू डे अफेयर्स भी देखना, जबकि कंपनी में ऐसा नहीं होता। यही बात आपको समझना होती है कि आपके क्या क्या राइट्स मिलेंगे आपको उस फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में। उस हिसाब से आप सिलेक्ट करो ना कि मुझे कौन सा फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सूटेबल होगा। तो पहला ऑब्जेक्टिव जो मैंने यहाँ लिखा है वो है इंपॉर्टेंट राइट। क्या होता है साहब, अगर आपके पास ऑनरशिप राइट है, इसका मतलब आप ही बिजनेस को डिस्पोज और ट्रांसफर करने का अधिकार रखते हो, तो माना जाएगा आपके पास बिजनेस की ऑनरशिप है। और कई बार बिजनेस की ऑनरशिप को और बिजनेस के मैनेजमेंट को हमको सेपरेट करना पड़ता है। दूसरी बात, बिजनेस की ऑनरशिप का दूसरा फैक्टर है बिजनेस ऑन्ड होता है या तो सिंगली मतलब सोल प्रोप्राइटर, या जॉइंटली जैसे कि पार्टनरशिप, जैसे कि LLP हो सकता है, जैसे कि कोऑपरेटिव सोसाइटी भी हो सकती है। जॉइंटली में अलग अलग तरीके हैं, जैसे HUF उसमें से एक तरीका है। तो आप डिसाइड करो, जब भी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो आपको डिसाइड करना है कि वो जो राइट्स है ना
वो आपको सिंगली चाहिए या सबके साथ जॉइंटली, ये आप डिसाइड करोगे तो अपने आप ही आपका फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड हो जाएगा। इस ऑनरशिप के राइट्स को अगर आप अपने बीच में डिवाइड करना चाहो तो पार्टनरशिप भी एक तरीका है, एलएलपी भी एक तरीका है। इसी बेस पर तो बेटा लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप का कंसेप्ट नया फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन 2008 में क्रिएट करा गवर्नमेंट ने कि कुछ केसेस में लायबिलिटी लिमिटेड हो तो मजा आ जाएगा, पार्टनरशिप में लायबिलिटी अनलिमिटेड होती थी, वो भी एक फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था। इसीलिए तो बॉस एलएलपी का कंसेप्ट लाया गया। तो आपको ध्यान रखना है, राइट सिंगली रखना है, राइट जॉइंटली रखना है। और थर्ड वन, फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कॉर्पोरेट बेसिस पे होगा या नॉन कॉर्पोरेट। अंतर क्या है? कॉर्पोरेट बेसिस का मतलब होता है जिसमें सेपरेट लीगल एंटिटी का कंसेप्ट लगता हो, शेयर होल्डर्स और कंपनी अलग अलग माने जाएं, दैट इज कॉर्पोरेट कंसेप्ट। नॉन कॉर्पोरेट सर प्रोप्राइटर गया ऊपर की खेल खत्म। यहां पर बिजनेस और प्रोप्राइटर एक ही माने जाते हैं, उसका सेपरेशन करना पॉसिबल नहीं होता। बिजनेस सेल्फ इंटरेस्ट के साथ ऑनर खुद ही चला रहा है, उसकी डेथ के बाद शायद बिजनेस बंद भी हो जाए। तो दो ऑब्जेक्टिव जो इस पॉइंट से निकलते हैं वो क्या है? देखो, नॉन कॉर्पोरेट फॉर्म की सबसे बड़ी रिस्क, अ सीरियस लिमिटेशन ऑफ द प्रोप्राइटरी बिजनेस इज क्या है बॉस? लाइफ ऑफ द बिजनेस किसके साथ जुड़ी हुई है? विद द हेल्थ एंड लाइफ ऑफ द ओनर्स। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। जबकि दूसरा कंसेप्ट सेपरेट लीगल एंटिटी में ऐसा नहीं होता। तो ये दो ऑब्जेक्टिव आपको ध्यान रखना है। तो मालिक वापस से रिपीट कर दो जरा मेरे लिए, ऑनरशिप या फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किन तीन फैक्टर्स पर डिपेंड करेंगे? पहला, कौन से बंडल ऑफ राइट आप चाहते हो, दूसरा सिंगल ऑनरशिप चाहते हो कि ज्वाइंटली, और तीसरा कॉर्पोरेट फॉर्म चाहते हो या नॉन कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर। इन तीन बातों से आपको डिसाइड करने का मौका मिलेगा कि आप कौन सा फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अपने बिजनेस के लिए सूटेबल मानते हो। तो दोस्तों अब हम पढ़ने जा रहे हैं अलग अलग फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें कि बहुत सारी चीजें आपको पहले से मालूम है, इसलिए थोड़ा सा हम स्पीडली पढ़ेंगे। सोल प्रोप्राइटर, एक अकेला व्यक्ति गाना गाता है कि एकला चलो रे, या मैं तो हीमैन हूं, मैं तो बाहुबली हूं, जो भी करना है मुझे ही करना है, सारा प्रॉफिट मेरा तो सारी रिस्क भी मेरी, मैं दिन रात जगूंगा पर किसी और के लिए काम नहीं करूंगा। ईजीएस्ट एंड अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो न जाने कितने साल, हजारों साल पहले से चला आ रहा है, इस फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को हर युग में एक्सेप्ट किया गया, चाहे वो कलयुग हो कि सतयुग हो, हर समय ये फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन चला। तो पहला ऑब्जेक्टिव यहां से इजीएस्ट एंड द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस, ये आपका तीसरा, इस पेज का तीसरा ऑब्जेक्टिव। फोर्थ वन, ध्यान रखना, ये अकेला व्यक्ति ही अपना हीरो होता है, इसी को सब कुछ करना होता है। ये ऑटोनॉमसली मतलब अकेला इंडिविजुअली सब कुछ करता है। साथ ही साथ ये 1 पर्सन बैंड है, मतलब इसके साथ कोई पूरी टीम नहीं है। ये अकेला म्यूजिक भी देगा, ये अकेला गाना भी गाएगा, यही ड्रम भी बजा लेगा। ही इज होल सोल बैंड। ये खुद ही गाना कंपोज कर लेगा, ये खुद ही धुन बना लेगा, सब कुछ इसी को करना है भैया। इसी का बिहेवियर तय करेगा कि बिजनेस आगे बढ़ेगा या नहीं। क्या ये स्मॉल स्केल होगा? हाँ सर, डेफिनेटली ये स्मॉल स्केल पे ही होगा। एकदम से प्रोप्राइटरशिप में बहुत बड़ा बिजनेस नहीं हो पाता। सेकेंडली, खास बात क्या होती है इसकी? खास बात होती है बॉस की लोग इस पे भरोसा करते हैं, लोग पसंद करते हैं इस तरह के प्रोप्राइटरशिप बिजनेस वालों से डील करना, क्योंकि उनको पर्सनलाइज्ड सर्विस मिलती है। यार दुकानदार अपने को है ना बचपन से जानता है किराने का, जो प्रोप्राइटरशिप में वो ये भी जानता है कि आपके घर में कौन कौन है, वो ये भी जानता है आप छोटे हो बड़े कब हुए, कब क्या कर रहे हो। आज से 10 साल बाद भी वो आपको पहचान जाएगा। यही पर्सनलाइज सर्विस का उसको बेनिफिट मिलता है। ये मोस्ट अनऑर्गेनाइज्ड और इनफॉर्मल सेक्टर है। फुटपाथ पे भी दुकान लग जाती है, ठेले गाड़ी पे भी, यही सोल प्रोप्राइटर है। और इंडिया में नहीं, दुनिया में सबसे लार्जेस्ट संख्या अगर होगी तो वो सोल प्रोप्राइटर फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की होगी। इकोनॉमी में, जीडीपी में, एम्प्लॉयमेंट में सबसे ज्यादा अगर कंट्रीब्यूशन है तो ध्यान रखना वो कंपनीज का नहीं है। आपके मुगालते दूर कर देता हूं, ये रिलायंस, टाटा, ये सब बड़ी बड़ी कंपनीज कोई बहुत जॉब नहीं दे रही है, ये अकेले जॉब नहीं दे रही है। मेजर जीडीपी में जो मेजर कंट्रीब्यूशन आ रहा है वो आ रहा है रिटेलर्स का, मेजर कंट्रीब्यूशन आ रहा है वो फुटपाथ पे बैठने वाले, वो ठेला गाड़ी पे सामान बेचने वाले लोगों का। 33% से ज्यादा कंट्रीब्यूशन जीडीपी में इन्हीं लोगों का है। ये वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर भी हैं। कई बार तो ये जो प्रोडक्ट बनाते हैं वही एक्सपोर्ट हो रहा है। तो छोटा मोटा मत समझना अकेले व्यक्ति को, वो बाहुबली है अपने आप में। और साथ ही साथ भैया इनकी पंचलाइन क्या है? इनकी पंचलाइन है स्मॉल इज ब्यूटीफुल। ध्यान रखना, इनका कहना है हम भले ही छोटे हैं बट हम बहुत सुंदर हैं, हमारा बिजनेस बहुत प्यारा है। नुकसान क्या क्या है इनको? नुकसान है सबसे बड़ा यार, वो अपनी मेंटेलिटी का नुकसान है बॉस। अपने पास की किराने की दुकान या मिठाई की शॉप वाला चाहे कितनी अच्छी मिठाई बना ले, हम बोलते हैं वो ब्रांडेड नहीं है, लोकल है। जबकि नरेंद्र मोदी जी ने बहुत पहले भी कहा था कि भैया वोकल फॉर लोकल हो जाओ, अपने आसपास की इकोनॉमी ग्रो करोगे तो आपका शहर अपने आप ग्रो होगा। ये ध्यान रखना। तो पहला नुकसान,
डिरोगेटली कॉल्ड लोकल, इनको डिस्टिंग्विश करवाना पड़ता है अपने आप को ब्रांडेड से, भले ही कितने ही अच्छा प्रोडक्ट भी। प्रॉब्लम्स, वर्किंग कंडीशन बहुत अच्छी नहीं होती, इकोनॉमिक वेलफेयर एम्प्लॉयज़ का कम होता है, किसी को रखते हैं किसी को निकाल देते हैं, ये भी एक प्रॉब्लम है। और इनकी सारी चीज़ें ये लीस्ट कंसर्न होते हैं किसी भी सोशल या एनवायरमेंटल कंसर्न से। इनके पास कोई सिस्टमैटिक बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं होती, ऑर्गेनाइज कई बार नहीं कर पाते ये, और इनका पूरा भाग्य, इनका पूरा फेट डिपेंडेंट है उस व्यक्ति के चलने या न चलने पे, उस ऑनर के ऊपर डिपेंडेंट है। ये कुछ इसकी नेगेटिव साइड्स हैं सोल प्रोप्राइटरशिप की। इनमें से कोई भी चीज़ आप आराम से लिख सकते हो। एक नुकसान और जो इनको फेस करना पड़ता है कि जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं फिर वो कभी भी सोल प्रोप्राइटर से डायरेक्टली डील करना पसंद नहीं करती, कंपनी टू कंपनी ही डील करना पसंद करती हैं। ये भी इनको नुकसान झेलना होता है। नेक्स्ट, एक और ऑब्जेक्टिव, सर ये सोल का मतलब क्या है? सोल का मतलब अगर पूछे तो लिखना सिंगल इंडिविजुअल। किस बेसिस पे बिजनेस फॉर्म करते हैं? सर ये लगाते हैं अपनी जेब से पैसा, अपने घर वालों से पैसा लेते हैं, जैसे कि मम्मी से, पापा से, दोस्तों से, वाइफ से, अपने रिश्तेदारों से पैसा लेके ये बिजनेस शुरू कर देते हैं। कई बार इनको कभी कभी माइक्रो फाइनेंस भी मिल जाता है और बैंक फाइनेंस भी, वरना मोस्टली तो ये अपने ही घर में, घर के नीचे एक छोटा सा कमरा जो है उसी को दुकान के रूप में कन्वर्ट कर देते हैं। घर का ही फर्नीचर दुकान पे ले आते हैं, घर का ही पंखा दुकान पे ले आते हैं, घर की टीवी दुकान पे लगा लेते हैं। सास भी कभी बहुत ही देखते देखते, ये रिश्ता क्या कहलाता है, देखते देखते कस्टमर से रिश्ता बनाने की कोशिश करते हैं। यही इनका तरीका होता है इन्वेस्टमेंट के लिए। कभी कभी माइक्रो और बैंक भी इनकी मदद कर सकते हैं। और आखिरी खतरनाक और सबसे बढ़िया, दोनों बातें एक साथ, खतरनाक भी बढ़िया भी। खतरनाक, रिस्क सारी इनकी, तो सर अच्छी बात, सारा प्रॉफिट भी इनका ही होगा। ये इनका आखिरी पॉइंट हुआ। ध्यान रखना, फीचर्स एक बार और रिपीट करवा रहा हूं। पहला, ऑटोनॉमी होती है, हाँ ये मेरिट है, ये फायदा है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। दूसरा, ये खुद सारी कैपिटल लाएंगे, ये एक लिमिटेशन है क्योंकि इनकी कैपेसिटी टू बोरो लिमिटेड होती है, ये एमसीक्यू आ सकता है। विजिबिलिटी ऑफ द ऑनर, हाँ बिल्कुल है, यही फायदा है। पर्सनलाइज सर्विस है, हाँ ये फायदा है। बियरर ऑफ रिस्क है, ये लिमिटेशन है। अनलिमिटेड लायबिलिटी, सर ये लिमिटेशन है क्योंकि प्रोप्राइटरी फॉर्म में इनको कोई सपोर्ट करने नहीं आने वाला, इनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। जैसी लायबिलिटी एसेट को एक्सीड कर जाएगी, अपनी पर्सनल कैपेसिटी में भी इनको पे करना पड़ सकता है। नेक्स्ट है सर गोइंग कंसर्न। सर जब तक ऑनर है तब तक गोइंग कंसर्न है, अगर ऑनर की डेथ हो गई तो शायद गोइंग कंसर्न बंद हो सकता है, लेकिन अगर ऑनर का कोई लीगल हायर है तो फिर शायद वो बिजनेस फिर से कंटिन्यू हो जाए। और आखिरी पॉइंट एक सोल प्रोप्राइटर के फेवर में जाता है, वो है सर एक सोल प्रोप्राइटर जैसे कि फादर अपने बिजनेस का ऑनर अपने सन या डॉटर को बना के जा सकते हैं। सक्सेशन चल सकता है, कैसे? वसीयत से। विल बना दो ना भैया, विल क्या होती है? विल, सर विल नोटराइज्ड होती है, उस पर वसीयत आप बना दो, लिख दो कि मेरा बिजनेस मेरे लीगल हायर्स कंटिन्यू करेंगे, और इसके लिए लॉ ऑफ इनहेरिटेंस अप्लीकेबल होगा। ये आपका ऑब्जेक्टिव है भैया कि अगर आप सक्सेशन देते हो तो कौन सा लॉ लगता है? लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। जब भी सक्सेशन होगा ध्यान रखना लॉ ऑफ इनहेरिटेंस जरूर लगेगा। और एक और, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 अप्लीकेबल होगा। कैसे? हिंदू सक्सेशन एक्ट किस किस पे लगता है? एक तो ये एमसीक्यू आ सकता है, वो लगता है हिंदूज पे, वो लगता है पारसीज पे, बुद्धिस्ट पे, जैन्स पे और सिख्स पे। तो ध्यान रखना इनके ऊपर हिंदू सक्सेशन एक्ट अप्लाई होता है। ये लोग वसीयत बनाएंगे तो हिंदू सक्सेशन एक्ट में कवर होंगे। सोल प्रोप्राइटर के बाद हमारे पास एक और है, हमारा परिवार, जिससे हम बहुत प्यार करते हैं, और वही परिवार कई बार चलाता है बिजनेस। हम उसको बोलते हैं सर ये जॉइंट बिजनेस है, ये फैमिली बिजनेस है, हम इस तरह के वर्ड यूज करते हैं, और लीगली उसको बोला जाता है HUF बिजनेस, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस। सर ये हिंदू लॉ से गवर्न होता है। HUF में कौन मेंबर बनेगा? सर कॉन्ट्रैक्ट करके आओगे क्या पापा मम्मी से कि मैं आपके यहाँ टपक रहा हूं, कि बाय बर्थ ही आप पापा मम्मी के परिवार के सदस्य हो गए? तो भैया HUF वो एंटिटी है जिसमें दादाजी आ गए, जिसमें पापा और चाचा आ गए, ताऊ जी आ गए, और आप आ गए, आपके कजिन्स आ गए, मतलब तीन पीढ़ी, तीन जनरेशन भी आ जाएं तो वो कहलाएगी HUF। HUF का पहला MCQ, ये बनता कैसे? तो इट इज ऑटोमेटिकली फॉर्म बाय मेंबर्स, कॉमन एंसेस्टर हमारे पूर्वज होते हैं, उनसे ये फैमिली बनती है। उसी में खास बात उनकी पत्नियां भी आती हैं और डॉटर भी। तो ध्यान रखना आपकी अनमैरिड सिस्टर आपकी HUF का हिस्सा है, आपका दोस्त इसमें नहीं आएगा। सर पर वो तो मेरा परिवार है, हाँ माना, पर HUF लॉ में आपके दोस्त शामिल नहीं होंगे, भले ही वो आपके सबसे अच्छे परिवार के सदस्य हों। HUF कैसे बनती है? अभी मैंने बताया 3 जनरेशन काम करती है। देखो भैया ये 3 जनरेशन कौन सी? सबसे पहला ग्रैंडफादर, फादर एंड ग्रैंड चिल्ड्रन। ये 3 सक्सेसिव जनरेशन जब मिल जाएं, हम इस अनडिवाइडेड फैमिली को, जब तक उसमें बंटवारा ना हो, पार्टीशन ना हो, हम उसको बोलेंगे HUF। तो एक क्वेश्चन इस पे बन सकता है कि उसमें कितनी जनरेशंस को हम शामिल कर सकते हैं। तो भैया ये HUF की कहानी है। नेक्स्ट इसके बाद हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में सिर्फ हिंदूज आएंगे? नहीं, हमने पहले भी बोला इसमें
बुद्धिस्ट पर्सन, जैन पर्सन, 6 फैमिलीज भी कवर होंगी एचयूएफ के अंतर्गत, उनके ऊपर भी हिंदू लॉ अप्लीकेबल होता है। और हिंदू सक्सेशन एक्ट में भी ये चारों लोग कवर होते हैं। तो ध्यान रखना, आप सिर्फ हिंदू वर्ड यूज मत करो, आप जैन, 6 बुद्धिस्ट इन फैमिलीज को भी इसमें शामिल कर सकते हो। सर और क्या खास बात है एचयूएफ की? एचयूएफ को इनकम टैक्स एक्ट में एक सेपरेट पर्सन माना जाता है और परिवार के सदस्यों को अलग रखा जाता है। एचयूएफ अपने आप में एक सेपरेट एंटिटी मानी जाती है इनकम टैक्स एक्ट में। एचयूएफ अर्न कर सकता है, इनकम कमा सकता है, लेकिन क्या एचयूएफ नौकरी करेगा? अरे सर, एचयूएफ किससे नौकरी करेगा? एचयूएफ बिजनेस कर सकता है, हाँ। एचयूएफ को रेंट की इनकम हो सकती है, हाँ। एचयूएफ असेट बेच सकता है, बिल्कुल। पर क्या एचयूएफ नौकरी कर सकता है? सर एचयूएफ क्यों नौकरी करेगा? नौकरी तो आप और मैं इंडिविजुअल्स कर सकते हैं। क्या एक कंपनी नौकरी कर सकती है? अरे सर कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हो? अरे भैया, तो एचयूएफ नौकरी करेगा क्या? नहीं। तो इनकम टैक्स एक्ट एचयूएफ को सेपरेट एंटिटी मानता है। खास बात यह है। दूसरी खास बात, सारी काम कर सकता है एचयूएफ, पर एचयूएफ कभी भी जॉब नहीं कर सकता, क्योंकि परिवार तो आर्टिफिशियल है ना। परिवार के अंदर के जो लोग हैं वो नेचुरल हैं, वो रियल हैं। परिवार तो उन सबको मिला के बना, फैमिली उन सबको मिला के बनी। तो एचयूएफ कैन नॉट अर्न इनकम फ्रॉम सैलरी, ये भी एक ऑब्जेक्टिव ध्यान रखना। एचयूएफ का सिस्टम कैसे बनता है? तो 3 जनरेशन की पीढ़ी मिल जाए तो एक एचयूएफ होता है, जिसमें आपके कजिन्स भी शामिल है। फीचर्स क्या क्या होंगे सर? सबसे पहला, एचयूएफ को फॉर्म कैसे करते हैं? तो एचयूएफ फॉर्म एग्रीमेंट से होगी क्या? ना भैया ना, पापा मम्मी ने एग्रीमेंट नहीं किया था आपके आने का आपके साथ, आप अपने आप ही टपक गए थे। तो बाय स्टेटस, बाय बर्थ जो भी एचयूएफ में आ गया वो एचयूएफ का मेंबर हो गया, ये इसकी मेरिट है। तो जैसे ही बर्थ होता है किसी का, वो परिवार का सदस्य बन जाता है, एक दूसरे से जुड़ जाता है, बिजनेस का पार्ट होता है। और इसीलिए ध्यान रखना, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बोला है, मुस्लिम अनडिवाइडेड फैमिली नहीं बोला। इसका मतलब अगर कोई मुस्लिम फैमिली है, अगर वो घर घर के लोग मुस्लिम फैमिली में 2 ब्रदर्स मान लो बिजनेस करना चाहते हैं, तो वो एचयूएफ लॉ में कवर नहीं होते। उनको स्पेसिफिकली एग्रीमेंट करना पड़ेगा। पर एचयूएफ में, हिंदू अनडिवाइडेड में ऐसा नहीं होता। मुस्लिम अगर कोई है तो उसको पार्टनरशिप एग्रीमेंट करना पड़ेगा। ये है आपका 3rd एमसीक्यू, मुस्लिम फैमिली वाला एमसीक्यू, ध्यान रखना। मेरिट क्या है सर? सारे परिवार के लोग अपने अपना कैपिटल, अपनी अपनी स्किल, अपनी अपनी कॉम्पिटेंस लेकर यहां पर आ जाते हैं। यही इस फैमिली पूल ऑफ रिसोर्सेज की खासियत है कि सब लोग इकट्ठा होके अपने सारी ताकत, सारे रिसोर्सेज अप्लाई कर देते हैं ताकि फैमिली बिजनेस बड़े, एक्सपांड हो। 3rd, सोशल कैपिटल थ्रू फैमिली इन्वॉल्वमेंट। ये भी हमने देखा, पूरा परिवार लग गया। परिवार में 4-4, 5-5 भाई हैं, उनके भी बच्चे हैं, सब ने अपने अपने काम का बंटवारा कर लिया कि ये काम मैं कर दूंगा, ये काम तुम कर देना। घर घर के लोग मिलके उस बिजनेस को सक्सेसफुली चला रहे हैं। अलग अलग अपने अपने फंक्शंस को डिवाइड कर लेते हैं, पूरी जान लगा देते हैं, क्योंकि यार अपना घर है, अपना परिवार है, अपना बिजनेस है। ये वर्ड बार बार आएगा। 4th, लिमिटेशन क्या है? फैमिली मेंबर्स ऑटोमेटिकली को ऑनर्स बन जाते हैं। ओहो हो, एक बच्चे का जैसी बर्थ हुआ, भले ही वो कुछ करे या ना करे, वो उस फैमिली बिजनेस का हिस्सा हो गया, उस फैमिली बिजनेस में उसका भी शेयर बन गया। दे आर कॉल्ड ऑटोमेटिकली एज को ऑनर्स। ये इसकी लिमिटेशन है। सर इसमें दिक्कत क्या है? दिक्कत बस ये है बॉस कि कोई बच्चा है, मान लो कोई लड़का है, वो ज़्यादा अक्लमंद नहीं है, ज़्यादा मेहनत भी नहीं कर रहा, पर वो दूसरे लोग जो मेहनत कर रहे हैं उनमें गाड़ी कर रहा है, या परिवार के कुछ लोग मेहनत नहीं कर रहे हैं, कुछ मेहनत कर रहे हैं, ये भी एक लिमिटेशन हो जाती है। या उल्टा भी हो सकता है, बाहर वाला मैनेजर ज़्यादा मेहनत कर रहा है, उसको दिख रहा है यार ये लड़का मेहनत नहीं कर रहा है, इसके बावजूद इसका हिस्सा है इस बिजनेस में। ये थोड़ा सा जेलसी वाला पॉइंट है, लिमिटेशन क्रिएट करता है। नेक्स्ट, डिसीजन मेकिंग फटाफट होती है। क्यों भैया? कर्ता को करना है। ये एक और ऑब्जेक्टिव आपका। सारे डिसीजन कौन लेगा? कर्ता लेगा। बाद में भले बाकी सबसे वो फैमिली से डिस्कस करे, लेकिन फाइनल डिसीजन मेकिंग कर्ता के पास होती है। लिमिटेशन क्या है सर? अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है किसकी? कर्ता की। ये एक लिमिटेशन है। कर्ता चूंकि हेड ऑफ द फैमिली है, उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, उसकी पर्सनल एसेट्स भी दांव पर होती है। लेकिन क्या मेंबर की लायबिलिटी अनलिमिटेड है? नहीं, मेंबर की लायबिलिटी सिर्फ उनके शेयर तक होती है। ये आपके नए 2 ऑब्जेक्टिव्स हैं। कर्ता की अनलिमिटेड, मेंबर्स की लिमिटेड टू देयर शेयर इन द फैमिली बिजनेस। जितने के वो को पार्टनर्स हैं, को मेंबर्स हैं, को ऑनर्स हैं, बस वहीं तक वो लायबल होंगे। नेक्स्ट सर, गोइंग कंसर्न। सर चलता रहेगा, लेकिन एक प्रॉब्लम है यार, 3 जनरेशन के बाद है ना बिजनेस चलते हैं ये फैमिली के। कारण क्या है? देखो, परिवार का जुड़ाव अपने दादा से, पापा से, खुद के बच्चों से होता है। इसके बाद धीरे धीरे 3 जनरेशन मतलब करीब 70-80 साल का पीरियड हो जाता है। समय बदल जाता है, चीज़ें बदल जाती है, रिलेशन बदल जाते हैं। क्या होता है सर? बंटवारा। अधिकतर बार जब पार्टीशन होता है तो फैमिली का जो बिजनेस है वो टुकड़े टुकड़े हो जाता है, बट जाता है, और वहां से लिमिटेशन शुरू होती है कि एचयूएफ अनलिमिटेड टाइम के लिए चले। ये बड़ा मुश्किल है। आपने एग्जाम्पल भी देखा है, सबसे लेटेस्ट एग्जाम्पल
अंबानी ब्रदर्स का है, उन्होंने अपने परिवार के बिजनेस का बंटवारा किया। तो ध्यान रखना, फैमिली बिजनेस चला सकते हो पर दिक्कत है। नेक्स्ट, सक्सेशन बिल्कुल हो सकता है। विल, वसीयत बना दो, यहाँ पे भी वसीयत बनाओगे तो वसीयत से आप किसी और को ये बिजनेस एज इट इज ट्रांसफर कर सकते हो। तो विल क्या, विल वो डॉक्यूमेंट है जिसमें आप अपनी इच्छा लिख सकते हो। टेस्टेटर कौन है सर? टेस्टेटर वर्ड उसके लिए यूज किया जो विल बना रहा है। जो व्यक्ति विल बनाता है वो कहलाता है टेस्टेटर। वो प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है कि अगर मेरी डेथ हुई तो ये प्रॉपर्टी किस किस को जाएगी, ये कहलाती है विल। विल नहीं है तो इनहेरिटेंस का लॉ। अगर विल ना हो तो क्या होगा सर? अगर प्रोप्राइटर की एचयूएफ की विल ना हो तो सर इनहेरिटेंस का लॉ अप्लीकेबल हो जाएगा और साथ ही साथ हिंदू सक्सेशन एक्ट का केस भी अप्लाई हो सकता है। तो ध्यान रखिएगा, इनहेरिटेंस लॉ हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 इज अप्लीकेबल। ये थे एचयूएफ के कुछ फीचर्स। तो एचयूएफ में बहुत मजा है। वैसे तो परिवार में पैदा होते ही आप मेंबर बन जाते हो, आपका शुरू से हिस्सा बन जाता है। लिमिटेशन है सबका मिलकर काम करना, लंबे समय तक गोइंग कंसर्न रखना मुश्किल है, कर्ता की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। एचयूएफ है तो परिवार है अपना, जान लगा देते हैं लोग बिजनेस को एक्सपांड करने में। लिमिटेशन वही बंटवारा यार, सबसे बड़ी प्रॉब्लम। और विल से आप चाहो तो किसी को सक्सेसर बना सकते हो, उत्तराधिकारी बना सकते हो। तो एचयूएफ हिंदू लॉ से चलता है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। इनकम टैक्स एक्ट में इसको सेपरेट पर्सन माना गया। एचयूएफ कभी भी नौकरी करके इनकम नहीं कमाएगा, बाकी सब कुछ करके इनकम कमा सकता है। तो दोस्तों ये थे हमारे दो फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सोल प्रोप्राइटरशिप एंड एचयूएफ। बीसीके में ऑब्जेक्टिव्स और फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ने के बाद हमारे मन में कुछ कुछ होता है, नहीं बहुत कुछ होता है कि हम भी कोई बिजनेस जरूर ओपन करेंगे और अपना भी ड्रीम होना चाहिए कि हम कुछ एक बड़ा बढ़िया सा बिजनेस जिसमें हम जॉब क्रिएटर के रूप में पहचाने जाएं, हम इन्वेस्ट करें और जीडीपी में भी हमारा योगदान हो। तो भैया कोशिश जरूर कीजिएगा, आप सीए बनने के बाद भी बहुत अच्छा सा बिजनेस कर सकते हैं, बल्कि बढ़िया बिजनेस कर सकते हैं, क्योंकि एक सीए को ओवरऑल सारे सब्जेक्ट्स का नॉलेज भी होता है। तीसरा फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है पार्टनरशिप, और इसके ऊपर तो मालिक आप पार्टनरशिप एक्ट 1932 ऑलरेडी बिजनेस लॉ में पढ़ चुके हैं और उसी से रिलेटेड सारे पॉइंट थे। बड़ा इजी सा टॉपिक है। एमसीक्यूज किस किस पे बन सकते हैं वो मैं आपको टिक कराने जा रहा हूं। देखिए, सबसे पहला और इंपॉर्टेंट वर्ड ये कॉन्ट्रैक्चुअल को ऑनरशिप है। ये स्टेटस से फॉर्म नहीं होती, बाय बर्थ फॉर्म नहीं होती। ये रिलेशनशिप है दो या दो से ज्यादा लोगों की, हु एग्री टू शेयर द प्रॉफिट्स। ये हमारी सेक्शन 4 की डेफिनेशन हो गई एक तरह से। इसमें मेन वर्ड है कैरी डाउन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। मालिक ये शब्द तो बहुत बढ़िया से याद है आपको, यही कहलाती है म्यूचुअल एजेंसी। और अगर रिटर्न हो तो बढ़िया है, ओरल भी चल सकता है। रजिस्ट्रेशन हो ये जरूरी नहीं है, आपने इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में पढ़ा है, करवा लोगे तो बढ़िया रहेगा। डीड अगर रजिस्टर्ड होगी तो ऑब्वियसली आप जानते ही हैं, रजिस्टर्ड इन पार्टनरशिप एक्ट 1932 ही की जाएगी। डीड से आप जैसा टर्म्स और कंडीशन डालना चाहो आपस में, वैसा टर्म्स और कंडीशन आप अपने लिए पुटअप कर सकते हैं। चलिए मेरिट डिमेरिट देखते हैं। पहला, ये एग्रीमेंट है तो एग्रीमेंट है तो बहुत ही बढ़िया है। कोऑनरशिप ऑफ बिजनेस जैसा है, लेकिन ये कॉमन फैमिली मेंबर्स के बीच में नहीं होता, वो एचयूएफ कहलाती है। तो ध्यान रखिएगा, कॉमन एंसेस्टर से जो निकले वो एचयूएफ, ये कॉमन एंसेस्टर से नहीं है, विच डू नॉट शेयर अ कॉमन एंसेस्ट्री ऑफ अ फैमिली। इसीलिए पार्टनरशिप में हमने बोला ये बर्थ से नहीं आएगी, ये एग्रीमेंट से फॉर्म की जाएगी। 2 और मोर पर्सन, ये मैरिड भी हो, लिमिटेशन बिल। मैरिड क्या है मालिक? मैरिड एक से ज्यादा लोग आएंगे, ज्यादा फंड आएगा, ज्यादा रिसोर्सेज आएंगे, ज्यादा स्किल आएगी। लिमिटेशन सर मैक्सिमम नंबर 10 और 20, हालांकि कंपनीज एक्ट मैक्सिमम नंबर 50 बोलता है, ये आपने पार्टनरशिप एक्ट में पढ़ा है। तो ध्यान रखिएगा, अगर यहां पर क्वेश्चन आए तो आपको लिमिट क्या लेनी है? 10 फॉर बैंकिंग फर्म एंड 20 फॉर अदर फर्म्स। वो 50 जो है वो कंपनीज एक्ट के अंतर्गत दी गई लिमिट है। तो ये आप मैक्सिमम नंबर वाली बात याद रखिएगा, क्योंकि मॉड्यूल में यही दी हुई है। चलिए साहब, तो मैक्सिमम और मिनिमम आपने देख लिया। अब नेक्स्ट बात आती है प्रॉफिट शेयरिंग की। तो भैया जब सब मिलके रिस्क ले रहे हैं तो प्रॉफिट भी सभी लोग डिवाइड करेंगे, और इसमें अपने को भी कोई बुरा नहीं लगता। जब सब लोग अपना अपना पैसा ला रहे हैं तो भैया रिस्क भी सब बियर कर रहे हैं। जब रिस्क भी सब बियर कर रहे हैं तो यार सबका हक बनता है कि वो प्रॉफिट में शेयर लें। तो प्रॉफिट एक इसेंशियल एलिमेंट है, ये हमने माना। लॉस शेयरिंग इज नॉट, ये इंपॉर्टेंट है, आपने पढ़ा है कई बार। कोई पार्टनर चाहे तो पार्टनर बन सकता है ओनली इन प्रॉफिट्स, ये बात आपने मुझसे पढ़ी हुई है। नेक्स्ट, बिजनेस ऑब्जेक्ट क्वाइट वाइड होता है। आप पार्टनरशिप में जो बिजनेस करना चाहो, जो ऑब्जेक्ट रखना चाहो, जो पर्पस करना चाहो कर सकते हो। कोई बंदिश, कोई रुकावट, कोई हर्डल नहीं है। नेक्स्ट मालिक, म्यूचुअल एजेंसी सबसे इंपॉर्टेंट फीचर, जिसमें एक व्यक्ति दूसरे का एजेंट है और प्रिंसिपल भी। ये कंसेप्ट आपका पूरा पड़ा हुआ है। सभी लोग कॉमन इंटरेस्ट ऑफ द फर्म में काम करेंगे। लफड़ा क्या हो सकता है? लफड़ा बस एक ही है, लिमिटेशन एक ही है। जब
मेरे लिए कोई और एक्ट करता है तो मैं उसके एक्ट से बाइंड होता हूं। ऐसे में यदि एक पार्टनर कुछ गलत मिसकंडक्ट कर जाए तो सारे पार्टनर लायबल हो जाते हैं। ये उसकी लिमिटेशन है। लायबिलिटी आप बहुत अच्छे से जानते हैं, अनलिमिटेड है। लिमिटेशन गोइंग कंसर्न का क्या हो सकता है? सर अगर कोई पार्टनर रिटायर होता है, डेथ होती है, इंसॉल्वेंट होता है तो मालिक पार्टनरशिप फर्म जो है कई बार डिसॉल्व हो जाती है, सब्जेक्ट टू एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर। बाकी लोग कंटिन्यू कर सकते हैं, ये अलग बात है। ये एक लिमिटेशन है। इंसॉल्वेंसी होते सी फर्म बंद, डेथ होते सी फर्म बंद, किसी के रिटायरमेंट से फर्म बंद हो जाती है। नेक्स्ट, सक्सेशन नहीं हो पाएगा। ऑनरशिप क्या इजीली ट्रांसफरेबल है? नहीं है भैया। जैसे प्रोप्राइटरशिप में आराम से होती है वैसे यहां पर नहीं होती। आप नए पार्टनर को एडमिट कर सकते हो लेकिन सबकी कंसेंट लेके। हालांकि ऑनरशिप के लिए लाइन ध्यान रखना, इट इज नॉट इजीली ट्रांसफरेबल। क्यों भैया? म्यूचुअल कॉन्फिडेंस और ट्रस्ट के आधार पर पार्टनरशिप फ्रेम होती। तो ये था आपका एक छोटा सा टॉपिक पार्टनरशिप को लेके। इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स इन टाइटल्स में से ही कोई आएगा, आप आराम से कर पाओगे क्योंकि आपने डिटेल्ड इंडियन पार्टनरशिप एक्ट पढ़ा है। चलिए मालिक, ऐसे ही एक और इंटरेस्टिंग एक्ट जो आपने पढ़ा वो है एलएलपी 2008। और आपने जो एक्ट पढ़ा उसमें सारी बातें आपने डिटेल्ड में पढ़ ली थी कि क्यों लाया गया था। ये हाइब्रिड है कंपनी फॉर्म और पार्टनरशिप फॉर्म का, कुछ अच्छे फीचर्स कुछ बुराइयां, वो सब बातें आपने पढ़ी। एलएलपी खास बात, क्या क्या फीचर्स अपने एमसीक्यू के आधार पर क्या बन सकता है। पहला, लायबिलिटी ऑफ द पार्टनर इज लिमिटेड, सबसे बढ़िया फीचर। मैंडेटरीली रजिस्टर्ड होना जरूरी है भैया, इसको है ना, ये ध्यान रखिएगा। इसका मैंडेटरीली रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है, ये बात आप जानते हैं। एमसीए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, इसकी अपेक्स बॉडी है, ये बात भी आपने पढ़ी थी। और इसमें डेजिग्नेटेड पार्टनर होगा कम से कम 2, जो कि सारे लीगल कंप्लायंसेस करेगा। ये वर्ड आपको पहले से ही मालूम है। सेपरेट लीगल एंटिटीज का मेन फीचर है। परपेचुअल सक्सेशन, एक और खास बात। हाइब्रिड फॉर्म है, किस किस का? मालिक, कंपनी और पार्टनरशिप का। ये सारी बातें आप पहले से ही जानते थे, इसमें मेरे पास नया बताने को नहीं है क्योंकि हम ऑलरेडी डिटेल्ड एलएलपी एक्ट पढ़ चुके हैं। हाँ, अगर कोई खास 2 बातें पूछता तो हम बिल्कुल बोलेंगे। पहला, परपेचुअल सक्सेशन, एलएलपी मरेगा नहीं, एलएलपी चलता रहेगा चाहे पार्टनर आए जाएं, जो कि पार्टनरशिप की सबसे बड़ी लिमिटेशन थी, वो यहां पर दूर कर दी गई। और दूसरा, पार्टनरशिप की सबसे बड़ी लिमिटेशन अनलिमिटेड लायबिलिटी को भी यहां पर एंड कर दिया गया। ये 2 चीजें आप हमेशा ध्यान रखिएगा। फीचर्स में क्या लोगे बॉस? कंपैरिजन कर दिया उन्होंने नॉर्मल ट्रेडिशनल पार्टनरशिप और एलएलपी का। पहला, अगर कंपैरिजन या एमसीक्यू के तौर पर आए तो ध्यान रखना, यहां पर लायबिलिटी लिमिटेड है। यहां कोई पर्सनल लायबिलिटी नहीं है मेंबर्स की, एक दूसरे के प्रति भी नहीं है, सिर्फ फ्रॉड के केस में वो लायबल है। जबकि पार्टनरशिप में लायबिलिटी अनलिमिटेड है, हर व्यक्ति पर्सनली भी लायबल है। दूसरा, इनकॉर्पोरेशन यहाँ मैंडेटरी है, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराना चाहो तो ठीक है, नहीं कराना चाहो तो इच्छा, मैंडेटरी नहीं है। नेक्स्ट, सेपरेट लीगल एंटिटी का कंसेप्ट यहाँ लगता है, यहाँ पे नहीं लगता। इसके अलावा मिनिमम और मैक्सिमम में 2 और नो लिमिट, और यहाँ 2 और 20 बोलेंगे। कंपनीज एक्ट हालांकि 50 की बात करता है। आरओसी इसकी रजिस्टरिंग या एडमिनिस्ट्रेटिंग अथॉरिटी है, जबकि फर्म्स के लिए रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स जो होता है वो रेस्पेक्टिव स्टेट में होता है और वो उसकी कंट्रोलिंग अथॉरिटी है। ये बात हमने पार्टनरशिप एक्ट में पढ़ी। नेक्स्ट, यहाँ स्टेचुटरी कंप्लायंसेस बहुत सारी है, यहाँ पे स्टेचुटरी कंप्लायंसेस कम है। यहाँ पर एवरी पार्टनर इज एन एजेंट ओनली ऑफ द एलएलपी, जबकि पार्टनरशिप में दोनों पार्टनर्स एक दूसरे के एजेंट होते हैं। म्यूचुअल एजेंसी का कंसेप्ट वहां लगता है, एलएलपी में नहीं लगता। एलएलपी में अगर एजेंट हुआ मैं तो सिर्फ एलएलपी का होऊंगा, मैं किसी पार्टनर का एजेंट कभी भी नहीं होने वाला। तो एलएलपी की खास बातें हैं। लिमिटेड लायबिलिटी, अगर रजिस्ट्रेशन होता है तो उसकी क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती है। ये पे इस बात पे भी क्वेश्चन पूछा सकता है कि क्रेडिबिलिटी किसकी ज्यादा, तो हम बोलेंगे एलएलपी की क्रेडिबिलिटी ज्यादा है। एक ये पॉइंट आप और ध्यान रखिएगा। जब हम सेपरेट लीगल एंटिटी बोलते हैं तो गोइंग कंसर्न फीचर बढ़ जाता है। ये बात आप कंपैरिजन में ध्यान रख सकते हैं। बाकी आप क्वेश्चन पढ़ते से ये बात समझ जाएंगे कि कौन सा कंसेप्ट यहाँ अप्लाई हो रहा है। नेक्स्ट मालिक, इसी तरह से कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, एलएलपी का और सुधरा हुआ और बड़ा एनलार्ज फॉर्मेट, एनलार्ज स्ट्रक्चर कंपनी। यह हालांकि पहले से ही था। कंपनी और पार्टनरशिप को मिला के एलएलपी का जन्म हुआ। कंपनी फॉर्मेट क्या है? अगेन इट इज अ कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ बिजनेस। क्या फीचर है सर? बॉडी कॉर्पोरेट है, ये बात आपको मालूम है। इंडिपेंडेंट ऑफ ऑल इट्स मेंबर्स है, मतलब सेपरेट लीगल एंटिटी का कंसेप्ट लगता है। खुद का एक नाम है, खुद का एक रजिस्टर्ड ऑफिस है, खुद का बैंक अकाउंट हो सकता है, खुद के लिए असेट्स होल्ड कर सकते हैं, लायबिलिटी भी खुद की होगी। मेंबर की लायबिलिटी लिमिटेड होती है उतने तक जहां तक के उसका अनपेड अमाउंट है शेयर्स पे। ये सारी बातें आप जानते हैं। और नया कंसेप्ट जो कंपनीज एक्ट 2013 में आया वो था 1 पर्सन कंपनी की, एक अकेला व्यक्ति जो कि सोल प्रोप्राइटर होता है।
उस सोल प्रोप्राइटर को भी लीगल क्लोथिंग कर दी गई और उसको बॉडी कॉर्पोरेट का रूप दे दिया गया। साथ ही साथ स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस के लिए उन्होंने एक नया कंसेप्ट दिया जो कि था स्मॉल कंपनी। और जो कंपनीज इनएक्टिव हैं, जो भी वर्किंग नहीं कर पा रही, उनको कहा गया डोरमेंट कंपनी। ये सारी बातें हम कंपनीज एक्ट 2013 में ऑलरेडी बिजनेस लॉ में पढ़ चुके हैं, तो ये सब आपके लिए बहुत ईजी होगा। चलिए साहब, 2-3 चीजें। पहला, एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्सन, इसी डेफिनेशन को पकड़ना है क्योंकि आपके मॉड्यूल में इतना ही दिया है, तो अगर ऑप्शन आएगा तो इनमें से ही कुछ लेना पड़ेगा। हालांकि ओपीसी में सर एक व्यक्ति भी हो सकता है, तो ओपीसी एक नया कंसेप्ट हुआ आपके लिए, मोस्ट रिसेंटली इंट्रोड्यूस फॉर्म। अगर क्वेश्चन आए तो एलएलपी में टिक कर देना, मोस्ट रिसेंटली इंट्रोड्यूस फॉर्म वो होगा ओपीसी। ये वर्ड आप ध्यान रखिएगा, अधिकतर बार यहां पर एलएलपी में लोग कंफ्यूज होंगे। ओबीसी भी एक कॉर्पोरेट फॉर्म है, ध्यान रखना। स्मॉल कंपनी जो कि स्मॉल सेक्टर या स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस हैं, उनके लिए कंसेप्ट बनाया गया। डोरमेंट कंपनी का कंसेप्ट फ्यूचर के लिए, जो असेट होल्ड करके बैठे हैं लोग या इनएक्टिव हैं, उनके लिए बनाया गया। ये सब आपको मालूम है कि जिनका कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं है, उनको हम डोरमेंट कंपनी बोल सकते हैं। अब यहाँ पूरा कंपनी से डिस्कस करें नहीं, यहाँ पे बहुत लिमिटेड पार्ट पब्लिक और प्राइवेट के बीच में ही यहाँ कंपैरिजन है, सिर्फ उतने हिस्से को लेकर ही हम यहाँ डिस्कशन कर रहे हैं। जॉइंट स्टॉक कंपनी का सबसे बड़ा फायदा क्या है? सबसे बड़ा फायदा सर एक ही है, छोटे छोटे शेयर होल्डर्स को बुलाओ, छोटी छोटी सेविंग को मोबिलाइज करवाओ और इन्वेस्ट करवा दो। जो छोटा सेविंग करता है, जो स्मॉल सेवर्स हैं, उनके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है कि वो किसी कंपनी के शेयर्स परचेस कर लें, अपनी छोटी सी सेविंग को कहीं इन्वेस्ट कर पाएं, मोबिलाइज कर पाएं उनकी सेविंग को। यही जॉइंट स्टॉक कंपनी का सबसे मेन काम है और इस पर एक ऑब्जेक्टिव बन सकता है। लाइन ध्यान से देखिएगा, इशूइंग ऑफ शेयर्स किया जाता है, ये बात आपको सबको मालूम है। साथ ही साथ कैपिटल मार्केट डेवलप होता है इस वजह से। इसके अलावा आप स्मॉलर डिनोमिनेशंस में, इसके अलावा आप छोटी छोटी सेविंग स्मॉलर डिनोमिनेशंस को अपने यहाँ इन्वेस्ट करवा देते हो, ये सबसे खास बात है। चलिए साहब, कैपिटल इन्वेस्टमेंट बड़ा हो जाता है, इन्वेस्टमेंट बड़ा होता है तो असेट्स क्रिएट होती हैं, छोटे लोगों को फायदा होता है। जॉइंट स्टॉक कंपनी का यूं देखा जाए तो बड़ा फायदा है, सेपरेट लीगल एंटिटी आपको मालूम है, परपेचुअल सक्सेशन आपको मालूम है, नंबर ऑफ मेंबर्स, ये सब बातें आपको पहले से ही मालूम है। तो अलग अलग एक्ट फॉर्म किए गए इसके लिए, कंपनीज एक्ट 2013 जो कि हमारा कॉर्पोरेट फंक्शनिंग देखेगा, और जो कैपिटल मार्केट देखेगा वो कौन सा बोर्ड है आपको मालूम है, वो है सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि कैपिटल मार्केट से रिलेटेड सारी चीजों को कंट्रोल करता है। तो दो अलग अलग फंक्शन, एक कॉर्पोरेट फंक्शनिंग देखने के लिए कंपनीज एक्ट, कैपिटल मार्केट की फंक्शनिंग देखने के लिए सेबी बनाया गया। ईयर ध्यान रखना, एक का 2013 है, एक का 1992 है। कंपनी बनाने के लिए दो बड़े डॉक्यूमेंट कौन से होते हैं सर? एमओए और एओ, ये बात हमको मालूम है। अलॉन्ग विद इनकॉर्पोरेशन आपको ये फाइल करना पड़ता है। कंपनी को जब पब्लिक से पैसा बुलवाना है, शेयर इशू करने हैं, तो वो इशू करती है प्रॉस्पेक्टस, और प्रॉस्पेक्टस इशू करते समय सेबी की बहुत सारी गाइडलाइन आपको फॉलो करनी पड़ती है सेबी एक्ट के अलावा। तो सेबी एक्ट भी लगेगा, उसकी गाइडलाइंस भी लगेगी, और देखा जाएगा प्रॉस्पेक्टस में कुछ भी फ्रॉड, कुछ भी मिसरिप्रेजेंटेशन, कोई गलत बात डायरेक्टर्स या कंपनी की तरफ से तो नहीं है। सारी इंफॉर्मेशन जो दी गई वो ट्रू एंड करेक्ट है, ताकि शेयर होल्डर डिसाइड करे बॉस कि मुझे इन्वेस्ट करने का है या मुझे इन्वेस्ट नहीं करने का। तो सेबी कंट्रोल करता है प्रॉस्पेक्टस और उससे रिलेटेड सारी गाइडलाइंस को। ऑडिट भी किया जाता है कंपनी का, क्यों भैया? बहुत सारे लोगों ने पैसा लगाया है, तो एक सीए से ऑडिट करवाओ, जिसको बोला जाता है स्टैट्यूटरी ऑडिट, और इसीलिए हम बीसी के पढ़ रहे हैं। ये बात हमने पहले वीडियोस में देखी थी। नेक्स्ट, इसके अलावा कंपनी हर 3 महीने में, हर क्वार्टर में अपने रिजल्ट्स पब्लिश करती है, ताकि जो लोग उसके यहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं उन तक ये जानकारी पहुंचे। तो ध्यान रखना, क्वार्टर रिजल्ट्स पब्लिश होंगे। लिस्टिंग करवा सकते हो आप कंपनी की, तो आपके शेयर्स की फ्रीली ट्रेडिंग होगी। आप जानते हो स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टिंग होती है। आप अगर लिस्टिंग नहीं करवाना चाहते तो फिर आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ओपन कर सकते हो। लिस्टिंग हो जाने के बाद सबसे खास बात, शेयर होल्डर का भरोसा बढ़ जाता है कि कंपनी जो भी कर रही है वो एथिकल, ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल मैनर में कर रही है। ये मैंने क्यों अंडरलाइन करा, ध्यान से सुनो। ये एमसीक्यू आएगा कि लिस्टिंग के क्या एडवांटेज है, या ऐसा एमसीक्यू आ सकता है लिस्टिंग से 3 बातों को बेनिफिट मिलता है। तो ध्यान रखना, एथिक्स, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी कंपनी की ज्यादा हो जाती है शेयर होल्डर के प्रति। ये एमसीक्यू हैं सब जो मैंने टिक करे। ट्रू एंड करेक्ट इन्फॉर्मेशन किस में होनी चाहिए, तो आंसर आएगा प्रॉस्पेक्टस। ये कौन गाइड करता है? ये सेबी गाइड करती है। ध्यान रखना, इस तरह से आंसर आएंगे। कंफर्मेशन करने के लिए कि सब कुछ कंपनी में सही चल रहा है, उसके अकाउंट्स में कोई फ्रॉड एरर नहीं है, उसके लिए होता है स्टैट्यूटरी ऑडिट, और आप कंपनी के तौर पर इन्फॉर्म करते हो बाय योर क्वार्टरली रिजल्ट्स। तो भैया
कहने को ये लाइन बहुत सिंपल है, कहीं भी घुमाई जा सकती है कि स्टॉक एक्सचेंज पे अगर आपको शेयर लिस्ट करवाना है तो उसके पहले क्या करना पड़ेगा, तो आप बोलोगे उसके पहले हमको प्रॉस्पेक्टस इशू करना पड़ेगा, उसके पहले शेयर होल्डर्स होने चाहिए, उसके पहले हमको सेबी की गाइडलाइंस कंप्लाई करनी पड़ेगी। और लिस्टिंग के लिए कौन सा एग्रीमेंट बनेगा, तो हम बोलेंगे लिस्टिंग एग्रीमेंट। क्या बोलोगे, लिस्टिंग एग्रीमेंट। मैं यहां लिख देता हूं कि आपको लिस्टिंग एग्रीमेंट बनवाना पड़ेगा अगर आप लिस्टिंग करवाना चाहते हो किसी भी स्टॉक एक्सचेंज पे। चलिए मालिक, तो इस तरह से क्या कंपनी कोई बहुत आराम से फ्रॉड कर पाएगी? नहीं नहीं सर, बहुत सारे लॉज हैं, कंपनी लॉ है, सेबी की गाइडलाइंस है, उस पर स्ट्रिंजेंसी रखते हैं, स्टॉक एक्सचेंज की अपनी गाइडलाइंस है, लगातार कंप्लायंस करना पड़ते हैं। क्या इससे कॉस्ट ऑफ कंप्लायंस बढ़ जाती है? हाँ, तो ये एक और इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, ध्यान से देखना। अगर कोई बोले पब्लिक लिमिटेड कंपनी में क्या बढ़ जाती है, तो हम बोलेंगे कॉस्ट ऑफ कंप्लायंसेज इंक्रीज हो जाती है। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए आपने फिर कौन सा कंसेप्ट लॉन्च किया? कॉस्ट ऑफ कंप्लायंस कम हो, इसी के लिए आपने लॉन्च किया प्राइवेट लिमिटेड का कंसेप्ट, जिसमें बहुत लिमिटेड फंक्शनिंग है, सारा खेल इंटरनली चलता है, सब घर घर के लोग ही उसमें डायरेक्टर या मेंबर्स हो जाते हैं, बाहर वालों का इन्वॉल्वमेंट बहुत कम हो जाता है। और कंट्रोल जो है वो बाहर के लोगों का, पब्लिक का नहीं होता, कंट्रोल जो है फैमिली मेंबर्स या कुछ लोगों का रहता है। ये प्राइवेट लिमिटेड के मेन फीचर हैं, 2-3 जिस पर ऑब्जेक्टिव बन सकता है। पहला, ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी, ये मैंने अंडरलाइन किया, ध्यान से देखिएगा। क्लोजली हेल्ड बोलते हैं भैया इस कंपनी को, ये दूसरा एमसीक्यू। और ध्यान रखना, क्लोजली हेल्ड वर्ड से कंफ्यूज मत होना, क्लोजली हेल्ड में एचयूएफ मत लिख देना, क्लोजली हेल्ड में प्राइवेट लिमिटेड वर्ड आना चाहिए। ऑनर्स के पास ग्रेटर अपॉर्चुनिटी होती है कि वो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करें। ये 3 चीजें प्राइवेट लिमिटेड के लिए एमसीक्यू में आती है, तो कई बार स्टूडेंट कंफ्यूज होता है एचयूएफ और प्राइवेट में। तो आजकल लोग ज्यादा क्या पसंद करते हैं यार, जैसे जैसे पब्लिक लिमिटेड की कॉस्ट बढ़ती जाती है, लोग प्राइवेट लिमिटेड की तरफ ज्यादा झुकते हैं। अगर उनको बहुत बड़ा बिजनेस नहीं करना हो, एक लिमिटेड साइज का बिजनेस करना हो, बहुत पैसे की रिक्वायरमेंट उनको पब्लिक से नहीं है, तो प्राइवेट लिमिटेड का कंसेप्ट अच्छी तरह से इंडिया में चल रहा है। नेक्स्ट, कंपैरिजन दिया हुआ है प्राइवेट और पब्लिक का, ध्यान रखना, इसमें से किसी भी बात पे वो एमसीक्यू बना सकते हैं। मैं सिर्फ पढ़ के बताऊंगा, आपके दिमाग में बैठती जाएगी बातें। सुनिए, यह रहा आपके सामने एक बहुत बेहतरीन कंपैरिजन आईसीआई के द्वारा। मिनिमम नंबर्स ऑफ मेंबर्स, प्राइवेट में सर 2, पब्लिक में सर 7, ये बात आप जानते हो। सर मैक्सिमम यहाँ 200, पब्लिक में कोई लिमिट नहीं है। अब एमसीक्यू क्या आएगा भैया इस नंबर पे? ये नंबर तो डायरेक्ट है, आप आराम से सॉल्व कर दोगे। एमसीक्यू क्या आएगा, ध्यान से देखना। एमसीक्यू आएगा कि मेंबर्स के कारण कौन सी कंपनी को आप ऑप्ट करना पसंद करोगे। तो सर मेंबर्स 2 चाहिए, तो मैं प्राइवेट को ऑप्ट करना पसंद करूंगा। ज्यादा इजीनेस फॉर्मेशन की किस में है, तो ज्यादा इजीनेस प्राइवेट में है, क्योंकि वहां सिर्फ 2 लोगों की जरूरत है। तो ये एज ए स्टूडेंट बस हम मिस कर जाते हैं कि हमने पढ़ लिया बस 2 है, 7 है, 200 है, नो लिमिट। हमारा इस पे तो ध्यान गया, लेकिन हमारा ध्यान इस पे नहीं गया कि वो डायरेक्ट एमसीक्यू ना पूछे और ये पूछ लें कि फॉर्मेशन का इजीनेस किस में है, ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर्स। तो हम बोलेंगे ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर प्राइवेट लिमिटेड को फॉर्म करना ज्यादा आसान है। रेस्ट्रिक्शन रहेगी प्राइवेट लिमिटेड में कि आप शेयर ट्रांसफर नहीं कर सकते, ये रेस्ट्रिक्शन होगी ऑन ट्रांसफर, ये आप जानते हो। जबकि यहाँ फ्रीली ट्रांसफरेबल है, क्योंकि वो लिस्टिंग हो चुकी होती है, लिस्टेड शेयर्स हो जाते हैं, आप कभी भी स्टॉक एक्सचेंजेस पे सेल और परचेज कर सकते हो। क्या खास फायदा साहब? इसका फायदा मिलता है लिक्विडिटी का। क्यों भैया? इन्वेस्टर जब चाहे तब अपने पैसे को इनकेश कर सकता है। उसको पैसे की जरूरत है, शेयर बेच दे, पैसा हाथ में आ जाएगा। कम या ज्यादा बात अलग है, लेकिन उसकी लिक्विडिटी की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ये एक दूसरा एमसीक्यू। बाकी बातों पे ये बात मैं एमसीक्यू के लिए हटा रहा हूं, क्योंकि रेस्ट्रिक्शन और फ्रीली ट्रांसफरेबल है, ये बात आपको मालूम है। चलिए साहब, मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर 1 में 2, 1 में 3, ये बहुत सिंपल सा फीचर है, इसमें कोई खास बात नहीं है। नेक्स्ट, बहुत सारी ऐसी कमिटीज हैं जो कंपनीज एक्ट ने पब्लिक लिमिटेड कंपनी को बनाने का कंपल्शन दिया, ये बात आपने पहले भी पढ़ी है, जबकि प्राइवेट लिमिटेड को ऐसी बहुत सारी कंपल्शन से फ्री कर दिया। कौन कौन सी कमिटी है साहब? देखो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को बनानी पड़ती है सबसे पहला ऑडिट कमेटी, सीएसआर कमेटी, स्टेक होल्डर कमेटी, नॉमिनेशन कमेटी और रेम्यूनरेशन कमेटी। 5 तरह की कमेटी यहां बनाने की जरूरत नहीं है। प्राइवेट लिमिटेड को इनसे एग्जम्प्ट कर रखा है। ये एक एमसीक्यू आ सकता है, पब्लिक को जरूरी में बनाना है। तो कंप्लायंसेस बढ़ गई, कंप्लायंसेस ज्यादा बढ़ गई। लिबरल कहां है, कहां ज्यादा स्वतंत्रता है, कहां ज्यादा फ्रीनेस है? तो बॉस प्राइवेट में ज्यादा फ्रीनेस है, मोर लिबरल। गवर्निंग स्ट्रक्चर ज्यादा लिबरल है प्राइवेट का रेदर देन पब्लिक का। क्यों भैया? पब्लिक में जनता इन्वॉल्व है, जनता का पैसा इन्वॉल्व है, तो कोई भी धोखाधड़ी जनता से ना हो, इसीलिए ज्यादा कंप्लायंसेस करने पड़ते हैं। एक सबसे बड़ा फीचर और प्राइवेट और पब्लिक में जो थोड़ा सा बड़ा डिफरेंस है वो है, प्राइवेट लिमिटेड जैसे ही इनकॉर्पोरेट होती है अपना बिजनेस ऑन कर सकती है, स्टार्ट कर सकती है, लेकिन पब्लिक कंपनी को जब तक सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस न मिल जाए तब तक वो बिजनेस शुरू नहीं कर सकती। ये ध्यान रखना, सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस इन एडिशन टू सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन 2 चाहिए। ऐसा बोलें, यहां पे 1 सर्टिफिकेट चाहिए, यहां पर 2 सर्टिफिकेट चाहिए। तो प्राइवेट लिमिटेड का सबसे बड़ा फीचर बॉस,
ज़्यादा लिबरलनेस है, ज़्यादा फ्रीडम है, कम रेस्ट्रिक्शंस है, कम कॉस्ट ऑफ कंप्लायंसेस है, आरओसी से लगातार आपकी कंप्लायंसेस कम होती चली जाती हैं। ये प्राइवेट लिमिटेड का खास फीचर है। आपके बीसीके में कंपनीज एक्ट को इतना सा अभी समझा है, इसमें से कोई भी फीचर आए तो बॉस बनना चाहिए। अब आपको डिसाइड करना है कि आप अपना जो ड्रीम बिजनेस करने वाले हो वो इनमें से कौन से फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को लेकर आप करने जा रहे हो। तो ध्यान रखिएगा, बीसीके का पहला और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर जो आपके सपनों को पूरा करने की कोशिश करता है, जो बताता है बिजनेस में क्या एंगल्स हैं, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या वर्जन्स हैं, हम क्यों एक इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हैं, सिर्फ क्या कमाना, प्रॉफिट अर्न करना हमारा टारगेट है या हमको 3P के ऊपर फोकस करना है। और जब हम बिजनेस शुरू करते हैं तो कंसिडरेशन में बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे इंटरडिपेंडेंस भी एक कंसिडरेशन है, तो प्रॉफिट भी, पीपल या कस्टमर भी हमारे लिए प्राइमेसी होता है, सुप्रीम होता है, उसका भी हम ध्यान रखते हैं। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव के अलावा आप सोशल, लीगल और एथिकल ऑब्जेक्टिव्स भी पूरा करते हैं। तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज का एक पार्ट जो मैंने आपको डिलीवर किया। आई होप आपको ये सब दिमाग में बैठ गया होगा और अब कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप डेफिनेटली इसको सॉल्व कर पाओगे। अगला क्वेश्चन आपके मन में आ सकता है, सर हम बिजनेस तो ओपन कर लेंगे, वो कौन सी एजेंसीज हैं जो हमारी मदद करेंगी, या गवर्नमेंट की क्या क्या पॉलिसीज हैं अगर हम बिजनेस ओपन करना चाहते हैं। तो आज के इंडिया में, आज जो इंडिया है, आज की जो पॉलिसीज हैं वो क्या हैं, गवर्नमेंट किस तरह से आप लोगों की मतलब बिजनेसमैन की मदद कर रही है। नेक्स्ट वीडियो में आपसे इसी बात को लेकर फिर से डिस्कशन होगा। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। राधे राधे।